प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो गई है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएगा। मंगलवार को ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। वहीं मंगलवार के दिन वोटिंग होगी और फिर मंगलवार के दिन ही नतीजे आएंगे, जिससे कांग्रेस खुश है। ऐसे में उपचुनाव में किसका मंगल होगा, ये तो खैर 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नतीजे आने के 4 दिन के बाद दीपावली है। ऐसे में दीपावली से पहले यह तय हो जाएगा कि एमपी में दिवाली किसकी मनेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। इधर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल प्रचार को लेकर एक्टिव हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों ने इसके इस्तीफा देने से 22 सीटें खाली हो गई थी। इसके बाद जुलाई में बड़ा मल्हारा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा। फिर मधानता विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी कुल मिलाकर 28 विधानसभा सीटें खाली हो गई। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नामों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। पहले से कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मैदान पर है, जहां जहां चुनाव है। और हम ये मान रहे हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लगभग सारी सीटों पर ही जीत भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। चुनाव की तैयारियां तो महीनों से चल रही हैं, या यूँ हम कह लें कि जब से हम लोग सरकार बनाई है तब से जानते थे कि इस चुनाव का मुकाबला करना है, तो चुनाव के मुकाबले की तैयारियां हर स्तर पर चल रही थी। और संगठन जैसा हमारा काम करता है कि नीचे के स्तर पर उन्होंने एक जगह एक पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के नीचे तक का काम करके रख लिया है। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज कम से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर, उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो कर लिया। आज भी जगह जगह उनके नारियल फूट रहे हैं, फूटे थे अभी तक, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। ये 28 सीटों में जो चुनाव हो रहा है उन पे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव 100% कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। मुझे लगता है कि मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में चुनाव लड़ता है, सैनिक के रूप में चुनाव लड़ता है और पार्टी जीतती है। लगभग 4-5 महीने से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सूक्ष्म तैयारी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में की है, इसलिए हमारे मतदान तक और पेज प्रमुख तक कार्यकर्ता बनकर तैयार है। मैनेजमेंट जो होना चाहिए उसकी जो तैयारी चुनाव जीतने की होती है वो पूरा का पूरी मैनेजमेंट हमारा तैयार है। पार्टी के हमारे संभावित कहें या पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के मुझे लगता है कि लड़ सकते हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों या राज्य के नेता हों, उनको हनुमान जी, राम जी, सारे देवी देवता याद आने लगे। इसके पहले मुझे कोई रिकॉर्ड में जानकारी नहीं कि कमलनाथ जी ने कभी
हनुमान जी का नाम लिया हो? कभी नहीं। उनके मंत्रियों ने कभी लिया हो? कभी नहीं। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव है, एक ही सीट पर उपचुनाव है, वो है मरवाही सीट। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और काफी अहम इसीलिए इस सीट को माना जा रहा है क्योंकि अब तक जोगी परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर उपचुनाव है तो अब बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर करनी शुरू कर दी हैं क्योंकि दोनों ही चाहती हैं कि मरवाही सीट पर उनका कब्जा हो। लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद सिंपैथी वोट अमित जोगी को मिल सकते हैं, यानी कि जोगी कांग्रेस को मिल सकते हैं, ये भी आशंका, ये भी बात सामने आ रही है। अब 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या मरवाही सीट पर जोगी परिवार का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर इसके इतर भी कुछ हो सकता है। देखिए, हमारी संगठन अपने स्तर पर, संगठन का सतत प्रक्रिया है, संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। हम जब भी चुनाव होगा हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाही का कांग्रेस की झोली में आएगा। 3 तारीख घोषित हुई है चुनाव के लिए। पिछले महीने भर से और उससे ज्यादा से भी कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, कई मंत्री जाके, कई साथी कार्यकर्ता सब जाके वहां पर दौरा करते रहे हैं। जोन बना लिए गए हैं। 4 जोन में विधानसभा को मेरी जानकारी में विभाग किया गया है और हर पोलिंग बूथ में 30-30 कार्यकर्ताओं को कम से कम चिन्हांकित किया जा रहा है जो पोलिंग बूथ में जिम्मेदारियां संभालेंगे और अच्छा चुनाव होगा। और अभी माहौल लग रहा है कि शासन के पक्ष में जाएगा। सामान्य रूप से बाई इलेक्शन वोट भी जाता है, लेकिन सिंपैथी वोट हम लोगों ने दंतेवाड़ा में देखा नहीं गया। बीजेपी के विधायक सिटिंग विधायक थे और ये बात थी वहां की सिंपैथी वोट हो सकता है, उनकी घरवाली लड़ी थी तो वो नहीं गया था। तो यहाँ आज मतदाता है काफी जागरूक हो गए हैं, तो केवल सिंपैथी वोट काम नहीं करता। देखिए, पूरा तंत्र सब झोंक दिया है। पिछले 1 महीने से झोंका इन्होंने। वहाँ पे 2-2, 3-3 मंत्रियों को बैठा दिया है। ये एन कैन प्रकारण कैसे हो सकता है? जो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाते थे एक समय के अंदर में, लेकिन आज स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि हमने तो ईमानदारी निभाई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से वहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो, लोगों को भय मुक्त चुनाव हो, लोगों भय से मुक्त होकर लोग वोट डालें, इसकी व्यवस्था करें। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही नजरें अयोध्या के बाबरी केस पर टिकी थी, लेकिन अब इसके फैसले की घड़ी भी करीब आ चुकी है। यानी कल 30 सितंबर को तय हो जाएगा कि आखिर आडवाणी जी का क्या होगा। आडवाणी जी का होगा क्या? बचेंगे या जेल जाएंगे जोशी जी? उमा भारती का भविष्य क्या? फैसला एट 30 सितंबर। 30 सितंबर को वो फैसला आने वाला है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों की किस्मत जुड़ी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अब सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, बावजूद इसके वो जिंदगी के अंतिम दौर में दोषी होने के दाग लगने से बचना ही चाहेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अब सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने की मांग तो सैकड़ों साल से हो रही थी, लेकिन 90s की शुरुआत में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बनाया।
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और आरोप है कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो आडवाणी जी और जोशी जी समेत 32 आरोपी न सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया भी। मामले में आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों की पेशी और करीब 600 दस्तावेज पेश किए गए। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली और 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया था। बता दें कि न्यायाधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित वक्त यानी 30 सितंबर तक फैसला सुनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में 8 मंत्री भी बनाए गए हैं। नारायण चंदेल, किरण देव, भूपेंद्र सवन्नी को महामंत्री बनाया गया है। वहीं अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, केदार कश्यप, संजय श्रीवास्तव, अजय चंद्राकर, राजेश अनुराग सिंहदेव, नीलू शर्मा को प्रवक्ता बनाया गया है। अमित साहू को भी युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी की नई टीम छत्तीसगढ़ में बनी है। इस टीम का ऐलान हो चुका है जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए। अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अवधेश, नई टीम बीजेपी की छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। विष्णुदेव साय के अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी सी देरी हुई, मगर आज जिस तरह से जम्बो कार्यकारिणी जारी की गई है, अगर उस पर नजर डाली जाए, श्रद्धा और जानकारों की राय अगर मानी जाए, तो अधिकांश पदों पे पूर्व विधायक या जो वो ऐसे चेहरे जो विगत चुनाव में हार गए थे उन्हें शामिल किया गया है। उनपे पहले जो सत्ता में भागीदारी होते थे अब वो संगठन में भागीदारी होंगे और संगठन ने उन्हीं चेहरों पे भरोसा जताया है जिन्हें जनता ने नकारा है 2018 के चुनाव में। चाहे बात राजेश मूणत की कर ली जाए, चाहे केदार कश्यप की बात कर ली जाए, चाहे नीलू शर्मा की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसे चेहरे हैं। और अगर हम कार्यकारिणी की पूरी लंबी सूची को देखें तो उसमें तमाम जो पहले के जो विधायक हैं उन्हें शामिल किया गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ युवा नेताओं को शामिल किया गया है। ओपी चौधरी जो रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस थे, उन्हें महज प्रदेश का मंत्री बना के उन्हें मंत्री बनाया गया है। जबकि जब उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया था तब बड़ी बड़ी दावे और वादे किए गए थे। हालांकि रायगढ़ से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, चुनाव वो हार गए, लेकिन उन्हें फिर भी प्रदेश मंत्री का स्थान दे दिया गया। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्हीं चेहरों के दम पे जिन्हें जनता ने 2018 के चुनाव में नकार दिया। अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की स्थिति जो छत्तीसगढ़ में है वो जग जाहिर है। अब क्या नई टीम कुछ नया करेगी, ये तो खैर वक्त बताएगा। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस में डीजी रैंक के अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी से मारपीट के मामले में शासन को अपना जवाब तय समय में दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और इसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। पीएचक्यू ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मामले में पहले ही नाराजगी जताई थी। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसमें मंगलवार शाम यानी कि आज शाम तक का समय दिया गया था। जवाब नहीं देने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाने की बात की गई थी। आपको बता दें, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के 2 वीडियो वायरल हुए थे जिसमें डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।